16 जून ये वे तारीख है जब छत्तीसगढ़ में नया शिक्षा सत्र शुरू होने के साथ स्कूल खुलेंगे। इस बार नया शिक्षा सत्र कई मायने में महत्वपूर्ण होगा। स्कूल खोलने के साथ स्कूलों में नए नियम भी लागू हो रहे हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण नियम है बच्चों का स्वागत पूजा अर्चना एवं मंत्रोच्चार से होगा। वहीं स्कूल में आने वाले शिक्षकों की ऑनलाइन अटेंडेंस लगेगी। इन दोनों नियमों को लेकर जहां शिक्षा विभाग कमर कस तैयारी कर चुकी है, सरकार द्वारा जारी आदेश में क्लास लगने से पहले राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत, दीप मंत्र, सरस्वती वंदना, गुरु मंत्र, महापुरुषों की जीवनी का वाचन होगा। वहीं दोपहर में मध्याह्न भोजन में भोजन मंत्र और शाम को छुट्टी होने पर राज्य गीत, गायत्री मंत्र, शांति मंत्र का पाठ होगा। मंत्रोच्चार के बीच शिक्षा के नए सत्र की शुरुआत बच्चों के शैक्षणिक भविष्य के लिए बेहतर मानकर चल रही है। मंत्री तर्क देते हैं कि इससे न केवल वातावरण बेहतर होगा, बल्कि बच्चों में ही सही संस्कार भी आएंगे। कोई मंत्रोच्चार होने से बच्चों में संस्कार आएगा, कोई प्रकार की कुरीति नहीं आएगी, उसमें एक अच्छा उसका पॉजिटिव सकारात्मक ही प्रभाव पड़ेगा। दूसरी बात, राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत, राजगीत, भोजन ग्रहण करने के पहले अगर भोजन का मंत्र कर लेंगे तो एक संस्कार ही आएगा, सकारात्मकता आएगा, भोजन के प्रति प्रेम बढ़ेगा, भोजन के प्रति सम्मान बढ़ेगा। इधर सरकार के फैसले को विपक्ष राजनीतिक दृष्टि से देख रहा है। विपक्ष का कहना है कि बच्चों पर भाजपा राजनीतिक विचारधारा ठोकने की कोशिश कर रही है। सुबह की प्रार्थना से शाम छुट्टी होने तक के लिए जारी किए गए आदेश की नीयत पर कांग्रेस सवाल उठा रही है। मैं वही बोल रहा हूँ कि जो जिस समाज का, जो जिस धर्म का है, उस धर्म में उसका खूब प्रार्थना करें, पूजा करें, उपासना करें, उसमें कहीं कोई रोक नहीं है, परंतु दूसरे के ऊपर थोपने का काम हमको नहीं करना। मंत्रोच्चार के फैसले के साथ साथ ऑनलाइन अटेंडेंस के फैसले पर भी कुछ ऐसी स्थिति बनी हुई है। सरकार इस फैसले के जरिए जहां आधुनिकता की ओर बढ़ने का दावा कर रही है, वहीं विपक्ष इस मामले में शिक्षकों के विरोध का पक्ष लेते हुए नजर आ रहा है। ऑनलाइन अटेंडेंस से शिक्षक नाराज है और विपक्ष को इससे एक मुद्दा मिल गया है। शिक्षकों की वीएसके ऐप से उपस्थिति लिया जाना अव्यावहारिक है। वो इसलिए कि शिक्षकों के पास अच्छे ढंग का मोबाइल नहीं है, ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालय में नेटवर्क नहीं है, शिक्षकों की उपस्थिति नहीं हो पाती है, चेक इन चेक आउट दोनों समय पर नहीं हो पाता है। शिक्षकों की उपस्थिति प्रमाणित करने के लिए बायोमेट्रिक मशीन का उपयोग किया जाए और अधिकारियों से सघन निरीक्षण कराया जाए। आज किसान खाद के लिए भटक रहे हैं, बीज के लिए भटक रहे हैं, बच्चों का जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र नहीं बन पा रहा है। छोटी छोटी समस्याएं सबकी है, लेकिन उनका कोई निराकरण नहीं हो पा रहा है। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन दिखावे का है और उससे कोई काम जनता के समस्याओं के निराकरण का नहीं हो रहा है। देखिए, समय एआई का है, अत्याधुनिक शिक्षक हम बात करते हैं, ई क्लास की हम बात करते हैं, स्मार्ट क्लास की जब बात करते हैं, हर आदमी के पास आज स्मार्टफोन है। तो जो शिक्षक हैं उन सभी डिपार्टमेंट में लागू है, नगर निगम में लागू है, नगर पालिका में लागू है, इवन हमारे मंत्रालय में भी लागू है। तो स्कूलों में क्यों ना लागू ना हो, सबके ऊपर लागू होना चाहिए। और हमने तो पिछले बार ही वीएसके पैटर्न को 5 जिलों में हमने शुरुआत में प्रारंभ किया था और कहा था नए सत्र में सारे स्कूलों से सारे शिक्षकों को हम इसमें जोड़ेंगे और उसका पालन कर रहे हैं। फिलहाल एक और शाला प्रवेश उत्सव के जरिए बीजेपी ने प्रयोग और अपने हिंदुत्व के एजेंडे का समन्वय के साथ प्रयोग करना चाहती है। वहीं सरकार के इस नए प्रयोग से नाराजगी ने शाला प्रवेश उत्सव के उत्सव में खलल डाल दिया है। राजनीतिक रूप से कांग्रेस फायदा लेना चाहती है और फायदे नुकसान के खेल में नया शैक्षणिक सत्र राजनीति का अखाड़ा बन गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24।
नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है और आज का मुद्दा हमारा आधारित है मंगलवार से शुरू होने वाले शिक्षा सत्र पर। और यह शिक्षा सत्र जब शुरू होगा तो इसमें नए प्रयोग की झलक दिखाई देगी, बीजेपी का एजेंडा दिखाई देगा और आधुनिकता के प्रयोग भी दिखाई देंगे। जब ये सब कुछ हो रहा है तो इसका विरोध भी देखने को मिल रहा है। कांग्रेस इस पूरे प्रयोग को संयोग नहीं मानती, बल्कि मानती है एक विचारधारा को थोपने की कोशिश। वहीं कुछ आधुनिकता से जुड़े हुए जो प्रयोग हैं उसको लेकर शिक्षक भी नाराज हैं। ऐसे में जो शाला प्रवेश उत्सव है वो राजनीतिक खींचतान और अखाड़ा बन गया है। ऐसे में इस पूरे मसले को कांग्रेस और भाजपा कैसे देखते हैं, और ऐसे समय में जब शिक्षा प्रवेश की बात हो रही है तो ये विरोध की राजनीति क्यों, इन्हीं सब मुद्दों पर आज चर्चा करेंगे। पहले मिल लेते हैं उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे। हमारे साथ हमारे स्टूडियो में कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं नितिन भंसाली जी, बहुत स्वागत करेंगे आपका। इस पूरे मामले को एक शिक्षाविद की नज़र से नए प्रयोगों को समझाने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर तपेश गुप्ता जी, बहुत स्वागत करेंगे आपका। और बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के तेज तर्रार नेता निशिकांत पांडे जी, बहुत स्वागत है आपका। तीनों मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं और जैसा कि हमने बताया रिपोर्ट के ज़रिए कि क्या नए प्रयोग हो रहे हैं और इन नए प्रयोगों का कांग्रेस ने किस ढंग से विरोध किया है वो भी बता दिया। आखिर ये होने क्या जा रहा है और उसके पीछे की मंशा क्या है वो हम पहले निशिकांत जी से समझ लेते हैं, उसके बाद इसकी अन्य पहलुओं पर विचार लेंगे पैनलिस्टों के। पहले पांडे जी, आखिर ये सारी चीज़ें पहले भी थीं लेकिन काफ़ी विस्तार से इस बार आदेश जारी किया गया है कि भोजन मंत्र भी होगा, दीप मंत्र भी होगा, वो फिर आखिरी में छुट्टी के पहले शांति मंत्र भी होगा। ये सब चीज़ों की क्यों ज़रूरत आन पड़ी? वैसे ही वंदे मातरम को लेकर विरोध पहले से है एक वर्ग विशेष द्वारा, अब ये सब करेंगे तो विरोध और बढ़ेगा। मोहन जी, आपको और दोनों बड़े भाई को संध्या जवाहर। जिस प्रकार से आपने अपने प्रबोधन में कहा कि बीजेपी का एजेंडा, ये बीजेपी का एजेंडा आपको कैसे लगा? पहला प्रथम सवाल है, देश की संस्कृति को नए नौनिहाल में रचाना बसाना ये एजेंडा हो सकता है क्या? स्कूल व्यक्तित्व का और चरित्र का निर्माण करता है। अगर हमारे नौनिहाल अगर यहाँ से प्रारंभ करते हैं राष्ट्रगान से, राष्ट्रगीत से, दीप मंत्र से, भोजन मंत्र से या गायत्री मंत्र से, इसका कौन विरोध करता है? आपने कहा कि वंदे मातरम का विरोध हो रहा है, कौन कर रहा है? उसकी मानसिकता क्या है? जो भारत से प्रेम नहीं करते, जिसको भारत माता में डायन नजर आता है, उनको शायद इससे तकलीफ होगी, लेकिन कमोबेश 140 करोड़ लोग वंदे मातरम गाने को तैयार हो, गाते हैं, बचपन से गाते आ रहे हैं। उसमें स्टेंजा वाला जो विषय आप कहते हैं कि एक स्टेंजा और 6 स्टेंजा नहीं गाने का क्या कारण था, तुष्टिकरण। लेकिन अभी प्रमुख विषय पे आते हैं। अगर हमारे नौनिहाल इसको गाएंगे तो इसमें किसको पीड़ा हो रही है? ये मानसिकता दर्शाती है कि भारत की संस्कृति से कितना इनको नफरत है। जो लोग बयानबाजी कर रहे हैं कि आप थोपिए मत, ये थोप नहीं रहे, इसको थोपना नहीं कहते, संस्कार को बढ़ाने का प्रयास है। जिस भारत में गुरुकुल था, जिस भारत में सांस्कृतिक चेतना को जगाने का प्रयास किया जा रहा है, उसमें कह रहे हैं थोपना, ये एजेंडा नहीं हो सकता। मुझे लगता है कि हम तो बचपन से गाते आए हैं सारी चीजें, चाहे भोजन मंत्र हो, चाहे राष्ट्रगीत हो, राष्ट्रगान हो, या वंदे मातरम हो, चाहे अपना गायत्री मंत्र हो, हम आज भी गाते हैं। इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। प्रदेश के नौनिहालों के चरित्र को और व्यक्तित्व को निखारने का काम ये सारी चीजें करेंगे, क्योंकि सांस्कृतिक रूप से आपको मजबूत होने की आवश्यकता है। उस दिशा में आदरणीय विष्णुदेव साई जी को साधुवाद देता हूं कि आपने ऐसा प्रयास किया, एक नया नवाचार करने का प्रयास किया, अद्भुत है। और शिक्षा मंत्री को भी साधुवाद देता हूँ। नहीं, इसका असर क्या, मतलब इसके पीछे की जो सोच है वो एक विचारधारा से जुड़ी होने के बजाय धर्म विशेष से जुड़ी हुई है, ये मान के चलें, इसीलिए ये सब किया जा रहा है। कैसे उदाहरण एक प्रस्तुत कीजिए, उदाहरण के धर्म विशेष से ये जुड़ा हुआ है। भाई सिख नहीं गाते, बाकी धर्म के लोग क्या ये सब करेंगे? क्या पारसी नहीं गाते? वंदे मातरम कौन नहीं गाता? नहीं, वंदे मातरम को छोड़ दीजिए। हाँ। हम अभी जो आदेश दिखा रहे हैं उसमें राष्ट्रगीत है, राष्ट्रगान है, यहाँ तक तो समझ में आता है। राजगीत भी है, उसके बाद दीप मंत्र है, तो उसके बाद गायत्री मंत्र है, तो उसके बाद ऐसा 5 प्रकार के मंत्रों को जोड़ दिया गया है। इससे बार बार सवाल उठ रहा है। भोजन मंत्र, गायत्री मंत्र, दीप मंत्र,
आपको संस्कारी करने का एक प्रयास है। आज जब एक तरफ टुकड़े टुकड़े गैंग खड़े हैं और कहते हैं भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, तो दूसरी तरफ वही राष्ट्र चेतना का भाव हमें हमारे नौनिहालों में ट्रांसफर करना होगा, उनको सशक्त बनाने के लिए, उनको समृद्ध बनाने के लिए ये प्रयास है। और देखिए, सांस्कृतिक रूप से इससे किसी को कोई व्यक्ति नहीं कह सकता कि गलत है। आप इसको भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा करें, मैं बोलता हूं ये भारत का एजेंडा है, भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा नहीं है। भारत की संस्कृति को बचाने का प्रयास है, उसको और आगे बढ़ाने का प्रयास है। ठीक है, चलिए, ये एक आदेश के पीछे की सोच है जो अभी पांडे जी ने बताई। कांग्रेस इसमें क्या देखती है? कांग्रेस को किन किन बातों पर आपत्ति है? कल से स्कूल खुल रहे हैं और ये सारी चीज़ें लागू होंगी। मोहन जी, हिंदुस्तान सर्वधर्म समभाव का देश है। यहाँ पर सारे धर्मों को एक नज़रिए से देखा गया है। धर्मनिरपेक्षता हिंदुस्तान की पहचान है। राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान और राजगान, ये तो ठीक है, इसमें कोई आपत्ति नहीं है, होना भी चाहिए। पर ये सरस्वती मंत्र, दीप मंत्र और भोजन के समय करने का जो ये मंत्र है, भोजन मंत्र है, हाँ, ये मंत्र जो है ये सारी कम्युनिटी पे थोपा जाना, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये कहते हैं सारे लोग, तो कुछ लोगों को आपत्ति हो सकती है। अब आपत्ति होगी तो हो सकता है सिख धर्म के लोग ये कहें कि गुरुवाणी करवाइए, ईसाई धर्म के लोग ये कहें कि आप बाइबल के अंशों का वर्णन करवाइए, मुस्लिम समुदाय के लोग ये कहें कि आप कुरान के आयात जो है वो बच्चों को सिखाइए। तो ये कहीं ना कहीं विवाद की स्थिति इससे निर्मित हो सकती है। आरएसएस का एजेंडा है, ये इन्होंने खुद ही कबूल कर लिया कि ये छत्तीसगढ़ का नहीं, राज्य का नहीं, ये पूरे भारत का एजेंडा, और भारत का एजेंडा है मतलब ये आरएसएस का एजेंडा है। हम अपनी सोच को, हम अपने विचारों को, हम अपने धर्म को, हम हमारी संस्कृति को, क्योंकि भारत में विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं, हमको सभी का सम्मान करना चाहिए। कल से स्कूल खुल रहे हैं, बच्चों को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दूंगा। आपके चैनल के माध्यम से संस्कार दिए जाने चाहिए मोहन भाई, संस्कार दिए जाने का कहीं पे विरोध नहीं है, लेकिन अपने निर्णयों को और संस्कारों को बच्चों पे थोपा नहीं जाना चाहिए। इस बात को लेकर हम मुखर हैं और हम कहते हैं कि जैसे भारत सर्वधर्म समभाव का देश है तो सारी चीज़ें वैसी रहें, सब मिलजुल कर रहें। हम ईद भी मनाएं, हम दिवाली भी मनाएं, हम होली भी मनाएं, हम सारे त्यौहार मिलजुल कर मनाएं और एकजुटता से रहे, देश के विकास की बात करें तो मुझे लगता है इसका नुकसान तो कुछ नहीं है, इसका फायदा ही है। इसके नुकसान कुछ नहीं है, मैं नुकसान पे नहीं, इस पे ये हो सकता है कि कोई सिख धर्म का बालक हो वो अपनी गुरुवाणी से प्रभावित हो, ईसाई धर्म का कोई बच्चा हो वो बाइबल से प्रभावित हो, मुस्लिम समुदाय का कोई बच्चा हो वो कुरान से प्रभावित हो, तो उनको यदि हम कहें कि आप ये मंत्र कहिए, गायत्री मंत्र कहिए, मैं तो स्वयं पूजा पाठ वाला व्यक्ति हूँ मोहन भाई, मेरे ऊपर कोई नहीं थोप सकता। मुझे जिस ढंग से रहना होगा, मुझे जहाँ जाना होगा, मुझे जिस तरह की पूजा करनी होगी मैं करूँगा, पर मैं ये नहीं कह सकता कि वो चीज़ आप भी करें, वो चीज़ आपके कैमरामैन भी करें और सब करें। यदि मुझे कोई शक्ति दे दे तो मैं इसका मतलब इसका दुरुपयोग नहीं करूँगा। ये एक प्रयोग नहीं है, ये एक दुरुपयोग है जो आरएसएस का एजेंडा है उसको भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में आगे बढ़ा रही है और मेरे साथी प्रवक्ता इस एजेंडे को पूरे भारत पे। अब कांग्रेस क्या करेगी? चलिए हो गया, ये तो कल से चालू हो जाएगा, कांग्रेस का क्या रुख है इसमें? नहीं, हमने हमारा रुख जो है वो स्पष्ट कर दिया है। हम नहीं चाहते कि कहीं कोई विवाद की स्थिति बने, पर इस निर्णय से निश्चित तौर पर विवाद की स्थिति बनने की संभावना है। ठीक है, चलिए, पहले ही विवाद की स्थिति बन रही है, लेकिन ये सारी चीज़ें होने से क्या असर पड़ेगा और इसके पीछे कोई साइड इफेक्ट पड़ते देख रहे हैं क्या शिक्षा पर? वो जान लेते हैं तपेश जी से। तपेश जी, ये दोनों चीज़ें, एक तो ऑनलाइन अटेंडेंस, इसका विरोध होना, दूसरी बात ये मंत्रोच्चार और ये सारी चीज़ें, ये कहीं पढ़ाई पे खलल ना डाल दे बच्चों की? पता चला कि इसी खींचतान में पढ़ाई करीब 1-1.5 महीना फंस गई। मैं सबसे पहले उपस्थिति के बारे में बातें स्पष्ट कर दूं। जब प्रदेश के हर वर्ग का कर्मचारी ऑनलाइन अटेंडेंस दे रहा है, अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहा है, संचालनालय यानी कार्यालय का मुख्यालय
हर इकाई विभाग का मुख्यालय और शासन, वहाँ के सभी अधिकारी कर्मचारी कर रहे हैं, स्थानीय निकाय के लोग कर रहे हैं, तो महाविद्यालय और विद्यालय कैसे अछूता रहेगा। महाविद्यालय में भी ये उपस्थिति लग रही है। अब तक जब तक उपस्थिति नहीं लग रही थी, आम बात होती थी कि प्राध्यापक और शिक्षक जो हैं विलंब से आते हैं, क्लासेस छोड़ देते हैं, नियंत्रण किसी का नहीं है। अब नियंत्रण की बात उठ रही है तो दूसरा विरोध है। अगर किसी बातों का विरोध करना है तो हर बातों का विरोध क्यों करना। कुछ एक चीज़ें सकारात्मक सोच की होती है। क्या प्राध्यापक को समय पे नहीं आना चाहिए? शिक्षकों को क्या कार्यालय समय पे नहीं आना चाहिए? तो अगर वो लेट आते हैं, देरी से आते हैं, तो उन पे ऊपर अनुशासन का प्रभाव जो रहेगा वो बच्चों के ऊपर आएगा। तो ये चीज़ें आवश्यक है। हम पहले अपने लोगों को भी सुधारेंगे कि समय पे आए, समय पे पढ़ाएं और समय पे जाएं। नहीं, शिक्षकों का कहना है कि काफ़ी स्कूल दुर्गम क्षेत्र में हैं, जो जिस ऐप के जरिए अटेंडेंस लगाना है वो नेटवर्क से चलता है। नेटवर्क नहीं होने की वजह से उनको वो आने के बावजूद अब्सेंट घोषित हो जाएंगे। ये बताइए, क्या विकास खंड कार्यालय रिमोट एरिया पे नहीं है? क्या तहसील कार्यालय रिमोट एरिया पे नहीं है? क्या जनपद कार्यालय रिमोट एरिया पे नहीं है? सब जगह पे जो कर्मचारी है वो ऑनलाइन अटेंडेंस दे रहे हैं, कहीं पे भी ये प्रॉब्लम नहीं आ रहा है। अगर एरर्स आते हैं रिपोर्ट करिए आप, सुविधाएं संसाधन ना हो वहाँ पे बात करिए। हमारे यहाँ भी होता है, हमारी उपस्थिति कई बार नहीं लग पाती है, हाईवे क्राउडी वेदर रहता है तब वो डिस्टर्ब रहता है। पर ऐसा नहीं कि शासन के संज्ञान में नहीं रहता कि वहाँ पे वातावरण खराब है या मौसम गड़बड़ है जिसके कारण उसको एक्सेप्ट करते हैं। पर इसका ये मतलब नहीं कि हर दिन आप बहाना लगा के कर ले। नियंत्रण की बात है, संसाधन धीरे धीरे विकसित हो जाएगा, कुछ चीज़ें विकसित की जाएगी और ये सुविधाएं देंगे। अब जहाँ तक बात उठती है मंत्रोच्चार की, उससे मैं मंत्र नहीं कहूँगा। इन्होंने जो क्रमबद्ध पद्धति से जो बच्चों में संस्कार डालने की बात कही है, देखिए राष्ट्रीयता एक बहुत बड़ा मुद्दा है और उस मुद्दे में बच्चे में बचपन से राष्ट्र के प्रति प्रेम या उसके प्रति एक सदाचार की भावना डालना है। तो ये आपको राष्ट्रगीत, राजगीत, ये सब चीज़ को लेके हमको राष्ट्र के प्रति संकल्पित होने की सिखाने की बात है। अब बात ये उठ रही कि आज आप देखिए बच्चों को हम खाना देते हैं और उनमें से बहुत से बच्चे उस खाने को फेंक देते हैं, छोड़ देते हैं। अब उस संस्कार को डालने के बाद, मंत्रोच्चारण के बाद धीरे धीरे उनको समझ में आएगा कि अनाज एक पवित्र चीज़ है, इसे हमें नहीं छोड़ना चाहिए, इसे हम बांट के मिल बैठ के साथ में खाना चाहिए। हमें शांति का मंत्र मिलेगा, हम शांति से कैसे रह सकते हैं, दोस्त यारों के बीच एक भाईचारा पैदा होगा। भंसाली जी कह रहे हैं तो ये बाकी धर्मों में भी चीजें हैं, उसको क्यों अडॉप्ट नहीं कर रहे हैं? केवल एक ही धर्म की चीजें क्यों? जो सहज और सरल रूप में जो आपको मिल सकता है, जितने शिक्षक हैं क्या वो उस धर्म के ज्ञान के बारे में भिज्ञ हैं? नहीं है। तो जो परिस्थितियां, जो स्वरूप दिख रही है, शिक्षक भी मुस्लिम हो सकते हैं, हाँ हो सकते हैं, शिक्षक भी ईसाई हो सकते हैं, शिक्षक भी सिख हो सकते हैं। देखिए हमें दोनों पहलुओं पे सोचना होगा। सुनिए ना, चलिए सर्वधर्म सद्भाव को भी ध्यान रख के चलना चाहिए पांडे जी। नहीं, एक बात ही बताइए, जनगण मन जो हिंदी का है, अब आप कहेंगे साउथ के लोग हिंदी बोलना नहीं चाहते, आप वहाँ पे राष्ट्रगान को क्यों थोप रहे हैं, वो तो हिंदू विरोधी हैं। तब वहाँ पे कोई आवाज नहीं उठी जब ये चीज को कहा गया? जहाँ हिंदू का विरोध कर, जहाँ राष्ट्रीयता रहती है, सुनिए, जहाँ राष्ट्रीयता और एकता की बात उठती है वहाँ पे ये बातें होती हैं। आप YouTube में और कई जगह देख रहे होंगे, कई मुस्लिम बढ़िया संस्कृत भी बोलते हैं, कई आप भी देख रहे हैं कि गजल गायक हिंदू लोग ही हैं। आप कव्वाली गाने वाले बोलते हैं, सब नहीं बोल पाते। यही चीज मैं कह रहा हूँ, यही चीज मैं कह रहा हूँ। कुछ लोगों को उदाहरण मान के या अपवादों को आदर्श रूप देने की कोशिश, ये गलत पैमाना होगा। जो चीजें मिल रही है, आप अभी संभावनाओं पर चर्चा कर रहे हैं, आप इसके 3 साल या 5 साल बाद देखिएगा, आप खुद कहेंगे वो बच्चों में संस्कार हमें दिख रहा है। ठीक है, तो रिजल्ट बेहतर आएंगे। लेकिन कांग्रेस जो आरोप लगा रही है वो सीधा ये पांडे जी की ये एजेंडा आरएसएस का है। चलिए, हम पहले पार्टी का एजेंडा कह रहे थे, अब वो आरएसएस के एजेंडे की बात कह रही है। ऐसे में ये जो अच्छा काम है वो भी राजनीति में घसीटा जा रहा है। अब लेकिन कांग्रेस पार्टी का नकारात्मक रवैया पूरे देश देख रहा है, उसमें कोई किंतु परंतु नहीं। लेकिन जहां बात शुरू हुई कि शिक्षक मुसलमान हो सकते हैं, सिख हो सकते हैं, ईसाई हो सकते हैं, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है।
लेकिन मैक्सिमम छात्र जो होंगे, क्या उनको कलमा पढ़ाएंगे उनको समझ में आएगा? गुरुवाणी पढ़ाएंगे मैक्सिमम छात्र को समझ में आएगा? आप किस प्रकार से चर्चा कर रहे हैं? शिक्षक हो सकते हैं लेकिन राष्ट्रगीत, राजगान और राजगीत, मैं आपके बीच में ये नहीं तो बोला। ठीक है, ठीक है, ठीक ये है, सब ठीक है, मैं मानता हूँ, मैं ये होना चाहिए। मैं आपके बीच में नहीं बोला, मुझे अपना बात नहीं, रखने लेकिन दीजिए। पांडे जी ये भी तो सही है कि ये चीजें एक्स्ट्रा क्यों जोड़ी गई हैं? क्यों नहीं जोड़नी चाहिए? धर्म संस्कृति की रक्षा करने के लिए आपको ये काम करना पड़ेगा। लेकिन मैं एक विषय कह रहा हूँ, कांग्रेस पार्टी को बहुत पीड़ा हो रही है, तो ऐसा क्यों ना करेगी तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक में वो कुरान पढ़ाना शुरू कर दे? आपकी सरकार है, पढ़ा लो। आपको इसी बात का पेट में दर्द है ना। विषय ये है कि मुसलमान मतलब कांग्रेस और कांग्रेस मतलब मुसलमान, इनके मुख्यमंत्री कहते हैं तुष्टिकरण की प्रकाष्ठा में इनको करना पड़ेगा। इनका वोट बैंक, इनका वोट बैंक से नजर आ रहा है। भाजपा के कई बड़े नेताओं ने मुस्लिमों के यहाँ पे रिश्तेदारी की है। मुझे आपका मैं निजी नहीं जाना चाहता, अरे इतनी नफरत नहीं होनी चाहिए। किसने क्या रिश्तेदारी करी? अभी पूरा खानदान खोलना पड़ेगा। हाँ, मैं भी खोल सकता हूँ, इंदिरा गांधी और मैं निजी नहीं जाना चाहता कहानी खुल जाएगा। ऐसा मत करो, वही मैं बोल रहा हूँ कि फिर कहानी खुल जाएगा यहाँ। वैसा नहीं, विषय पे आते हैं। देखिए, बच्चों का मस्तिष्क जो होता है रॉ होता है मोहन जी, उनको अभी आप संस्कार से बांध देंगे तो ताउम्र कोई भी टुकड़े टुकड़े गैंग उसको बहका नहीं सकता। हमारे देश के साथ कई भोजन मंत्र पढ़ने से, शांति मंत्र पढ़ने से, गायत्री मंत्र पढ़ने से क्यों? कौन सा राष्ट्र? ये तो एक धर्म विशेष की ओर ले जाने वाला। नहीं साहब, चरखे से तो आजादी हो सकती है। भोजन मंत्र और गायत्री मंत्र से मतलब संस्कार के दिशा में वृद्धि नहीं हो सकती। गायत्री मंत्र का हिंदी में अर्थ बताओ तो। आपको यही ट्यूशन लेना है। मैं ट्यूशन, आपको ट्यूशन लेना, देखो मोहन जी, हिंदी में गायत्री मंत्र का अर्थ बताइए। अगर आप नहीं बता सकते तो मैं बता मैं बता रहा हूँ मोहन जी, मैं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, कांग्रेस पार्टी हर चीज हम ही से सीखना चाहती है। आपका ट्यूशन खोल के बैठा हूं मैं, आप लोग सीख के आया करो। आपका मतलब आपके बौद्धिक ज्ञान, आपके बौद्धिक, देखिए मैं आपके गलत क्या है इसमें? विषय पे आने दीजिए। तमतमा गए रे, अरे मैं नहीं तमतमा रहा हूं, तीर निशाने पे तो लगा। हाँ, बहुत निशाने पे लगा। मतलब आपको चोट बहुत निशाने पे लगा, तभी तो बिल बिला रहे हैं। अमरजीत भगत क्यों बिल बिला रहे? तीर निशाने पे लगा, लेकिन हम सारे धर्मों का सम्मान करने की बात कर रहे हैं। मोहन जी, ये तरीका बिल्कुल सर्वधर्म हिताय सर्ववर्ग सुखाय। नितिन भाई मत करो ना ऐसा। हिंदुस्तान सर्वधर्म समभाव का देश है। मुद्दे पे बात नहीं करना, आपके पास विषय नहीं है क्या? मैं ये कह रहा हूं कि जो आप मतलब अटेंडेंस की बात कर रहे हैं, वास्तविकता में सभी जगह ये पैटर्न लागू है। और इस शिक्षा प्रणाली में आप देखिए, गुण को आपको बढ़ाना है और गुण को कम करना है। हमारी सरकार इतना प्रयास कर रही है कि नौनिहाल पढ़ लिख के हमारे प्रदेश के देश के भविष्य बने। उस दिशा में अगर समय पे शिक्षक आए, गुणवत्ता युक्त पढ़ाई हो, साथ ही साथ सांस्कृतिक रूप से उनको मजबूत किया जाए, तो इसमें किसी को पीड़ा हो सकती है तो भारत विरोधी को ही पीड़ा हो सकती है। देश के लोगों को तो चवन्नी का पीड़ा नहीं है। लठबाजी भी सिखाएंगे, सिखाएंगे, क्यों नहीं सिखाना चाहिए? लठबाजी भी रक्षा के लिए सब कुछ सिखाना चाहिए। आप लोग मुझे कंप्लीट कर लो तो ऑपरेशन सिंदूर में भेज देना था लठबाजों को। क्यों राहुल गांधी क्यों नहीं गए? नहीं, राहुल गांधी क्यों नहीं गए? आपकी राहुल गांधी क्यों नहीं गए? आपकी राहुल गांधी क्यों नहीं? इतना बढ़िया वो लाठी चलाते हैं तो भेज देना था। समझ में आता क्यों नहीं गए? कितने लोगों से लड़ पाए? खाली ये आप लठबाजी करना और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में लोगों को भड़का के लड़ाई झगड़े करवाना बंद करो भाई। आपको पता है, विकास की बात करो, शिक्षा की बात करो। करो ना, आंकड़े पे करो विकास की बात। विकास की बात में करो, पहले धर्म की बात करो, बाकी सब। अरे आप करो ना विकास की बात, मैं जवाब देने को तैयार हूँ। जितने 2.5 साल में पीएम आवास बने, आपने क्यों नहीं? 10 लाख रुपया वो 10 लाख राम मंदिर में अकाउंटेंट के घर से मिले। चंपत राय ने चंपत लगा दी। क्यों नहीं बोलूंगा? कोई सीख सकता क्यों नहीं बोलूंगा? धर्म की बात विकास पे आए, विकास में बता रहा हूँ तो पहुंच के कहा राम मंदिर। अरे विकास में 10,60,000 से ज्यादा मकान पीएम आवास हमने बना के दे दिया। आपकी बात आ गई। अरे तो सूची के साथ दूंगा, आपकी बात के साथ दूंगा। दोनों तो भाई पिछले 10 दिन से चिल्ला रहा हूँ, सूची चिल्ला रहा है। कौन चिल्ला रहा है? अरे मैं हर डिबेट में बोल रहा हूं, लेकिन चिल्ला नहीं कर सकता। नहीं बंसाली जी, चलिए आ गई बात, आ गई। और मूल रूप से जो आ गई जल्दी, उन्होंने कहा धर्मनिरपेक्ष है। और पहले समझ लो, पंथ निरपेक्ष और धर्मनिरपेक्ष का अंतर समझ के आया करो साहब। इस प्रकार से जनता को बरगलाने का काम मत करो। को भी करवाओ ना, ये दोपहर का भोजन का मंत्र, सभी करते हैं, मंत्र सबके सभी लिए करते हैं। अरे कोई नहीं करता, सभी करते हैं। क्या करते बोलूंगा तो बंसाली चलिए आ गई बात, आ गई पूरे रूप से बात आ गई बंसाली जी। लेकिन ऐसी बातों की वजह से, क्योंकि कांग्रेस इसमें पक्ष रखती है और पक्ष रखती है तो उसे दूसरा पक्ष भी पकड़ना पड़ता है।
और इस वजह से उसे एक तरीके से एंटी हिंदू या फिर राष्ट्रद्रोही बोलकर बदनाम कर दिया जाता है। ऐसे में कांग्रेस कोई बीच का रास्ता क्यों नहीं अपनाती, ऐसा पक्ष वो क्यों ले लेती है जिसकी वजह से वो कटघरे में खड़े दिखती है? कोई पक्ष नहीं ले रहा हूं मैं, तो एक ही चीज कह रहा हूं, भारत माँ के 4 सिपाही, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। हिंदुस्तान सर्वधर्म समभाव का देश है। मैं चाहता हूं सब एक साथ मिलजुल कर रहे। ये जो है इस प्रकार की जो गतिविधियां हैं ये कहीं न कहीं पूरे प्रदेश के नहीं देश के स्कूलों को सरस्वती शिशु मंदिर बनाने की योजना जैसा प्रतीत होता है। और जैसा कि मैंने कहा कि आज ये मंत्र है, मंत्र बहुत अच्छी बात है, मंत्रोच्चार मैं भी करता हूँ, पूजा पाठ करता हूँ। अभी शंकर भगवान के मंदिर से होके आ रहा हूँ, सरस्वती जल चढ़ा के उनकी वंदना नहीं कर सकते, बढ़िया शंकर जी की आरती की फादर मदर कर सकते हैं, पर चर्च इसका में जाके। मतलब ये नहीं लेकिन है विद्यादाता सरस्वती वंदना करने में इनको तकलीफ पूजा है, पाठ को, मेरे धर्म को, मेरी संस्कृति बोलने में को दिक्कत मैं ये कहूँ कि तुम भी ये विषय ये है तपेश जी से कि फाइनल है। तुष्टीकरण के इस इतने पाताल लोक में चले गए हैं ये। और एक शिक्षा काम कौन और कर देता है? दो, वो शिक्षा मोहन की भैया, कमी कौन है? जी। वो जो अटेंडेंस लग रही है ना, वो मोबाइल पे जो अटेंडेंस लग रही, मंत्रियों की भी लगवाओ। ठीक है। मंत्रालय में बैठने के लिए निर्देश किया था, कितने मंत्री कितने दिन बैठ रहे हैं तपेश मंत्रालय जी ठीक है, आ गई दोनों पक्षों की बात आ गई है। और ये अटेंडेंस बच्चों की अलग चीज़ है और सरकार के कामकाज तो घर से भी चल सकते हैं, सरकारी कार्यालय में भी वो व्यवस्था रहती है। तपेश जी ऐसे में अब ये जो व्यवस्था आएगी इसका विरोध भी होगा, बच्चों पे क्या कोई मानसिक असर भी पड़ता है क्या इसका, इस सब चीज़ों का? देखिए सबसे बड़ी बात तो ये है, गायत्री मंत्र का देश में ही नहीं विदेश में भी अनुसंधान हुआ और उसके जो पोटेंशियल या कहा जाए कि उसके महत्व को, चाहे चिकित्सा के क्षेत्र में हो चाहे वो अंतरिक्ष के क्षेत्र में हो, उसे स्वीकारा गया है। वो एक महत्वपूर्ण या ताकतवर मंत्र है, इसका लाभ प्राप्त होता है। मैं इससे ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा कि क्या हुआ और कैसे हुआ, ये सब चीज़ों पे बात नहीं करूँगा। दूसरी चीज़, जब अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोला गया, स्कूल भी खोला गया शासन की ओर से, कॉलेज भी खोला गया, एक अच्छी पहल थी, किसी ने इसका विरोध नहीं किया था। दूसरी बात, सरस्वती पूजा बांग्लादेश में भी होता था। अब वहाँ पे धार्मिक भावनाएं या जो कुछ भी आए, आप देखेंगे सरस्वती पूजा में सभी वर्ग के लोग आते थे, पाठ करते थे, जाते थे। ऐसे परिस्थिति में जब अलगाववाद की गंध आने लग जाए, और ऐसा भी नहीं था, हमारे यहाँ संस्कृत पाठशाला है जहाँ संस्कृत पढ़ाया भी जाता है, वफ का भी अपना स्कूल चलता है, वहाँ पे आयात वगैरह पढ़ाई जाती हैं, पर ऐसा कोई हिंदू का बोर्ड है क्या? पर इस कारण नहीं, ये चीज नहीं होना चाहिए। तो ये क्यों हो रहा है? सुनिए आप डायरेक्टली बना दो ना, आप यहाँ से नहीं, कान मैं को बात पकड़ो नहीं या कर रहा कान को वहाँ से नहीं, धार्मिक शिक्षा मुस्लिम ले लेते हैं, हिंदुओं को नहीं, हम इसको धार्मिकता से नहीं जोड़ रहे हैं। हमारा कहना यह है, चलिए समय जब परिस्थिति और आवश्यकता के अनुसार जब अलग अलग विचारधाराओं के लिए उनकी पाठशाला और वेदों की अध्ययन वगैरह की व्यवस्था की गई, तो यदि अगर एक ही सामूहिक रूप से ऐसी चीजें आती है, आज आप इसको करके देख लीजिए, उसके बाद आपको ऐसा महसूस हो कि इसमें कोई चीज और जोड़ी जानी है, कोई चीजें फेल हो रही है या हमको ज्यादा बोझिला लग रहा है, अभी तो ये शुरुआत है। ठीक है, आप देख लीजिए, इसके बाद अगर लगेगा तो आयात भी जोड़ी जा सकती चलिए है। इस पर हमारी निगाह बने रहेगी। इस सत्र शुरू होगा तो और इस पर ज़्यादा बेहतर ढंग से जानेंगे, बच्चों की ओर से भी फीडबैक आएगा, पालकों की ओर से भी आएगा, तो ज़्यादा बेहतर ढंग से हम चर्चा कर लेंगे। फिलहाल कांग्रेस भाजपा का पक्ष हमने जान लिया। कांग्रेस थोड़ा सा एक पक्ष इसका ये मानकर चल रही है कि सभी पक्षों को ध्यान में रखकर चलना चाहिए, लेकिन अभी जो आदेश है वो लागू हो गया है और कल देखना होगा कि इसका कितना असर होता है। इस चर्चा में हमारे साथ नितिन मंसाली जी जुड़े, उनका धन्यवाद। तपेश गुप्ता जी ने समय दिया, उनका धन्यवाद। और निशिकांत पांडे जी हमारे साथ बने रहे, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों को धन्यवाद कहते हुए आज की चर्चा यहीं खत्म करते हैं और आप लोग से रखते हैं उम्मीद कि आप लोग देखते रहेंगे TV24। रखें अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।